हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम अपने चैनल पर जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव सर का जो हैंड रिटन नोट्स है उसका क्लास मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो है हम 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, और हम उन सभी वीडियो को जो है मिला करके प्लेलिस्ट भी बना दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो खोजने में कोई दिक्कत ना हो। आप जा करके आराम से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि अभी बिहार दरोगा अभी जो नया वैकेंसी आ गया 1799। ठीक है, तो शायद 28 तारीख से फॉर्म भी भरा जाएगा, और आप लोग जो है पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। चलिए, आज के वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। और अभी जो है हम लोग देखिए इतना चैप्टर्स जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। देखिए, जैसे पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आपका, फिर वैदिक सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मगध साम्राज्य हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये ब्राह्मण साम्राज्य खत्म कर दिए हैं, मौर्योत्तर काल हम पढ़ा कर खत्म कर दिए हुए हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत का राजवंश। ठीक है, और जो है अपना प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि साथ साथ जो है ये आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीन काल का इतिहास खत्म हो जाएगा तो फिर मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, दोनों साथ में ही चालू करेंगे। और अपना साइंस भी अभी हम कुछ दिन में चालू करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए वीडियो थोड़ा जो है अभी रेगुलर नहीं आ रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना गुप्त काल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल हो गया गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। ठीक है, इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसका जो उत्तराधिकारी था, यानी कि श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो था घटोत्कच। ठीक है, और गुप्त वंश का जो राजधानी था वो था कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। घटोत्कच जो है, और इसका उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, एग्जाम में यही सब पूछता है, कोई संस्थापक कौन था, राजधानी कहाँ था, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो यहाँ पे सिंपल में आपको दिया हुआ है, और ये नोट्स हम पहले ही बताए हुए हैं कि ये नोट्स बेहतर है किसी भी एग्जाम के लिए। जिस मतलब बिहार दरोगा हो गया, बिहार के ऑल एग्जाम के लिए ये नोट्स तो एकदम बेहतर ही बेहतर है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। किस प्रकार का सिक्का चलाया? तो राजा रानी प्रकार का जो है सिक्का चलवाया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया। ठीक है, और इसी के काल में गुप्त संवत का प्रारंभ होता है। ठीक है, 319 एडी से लेकर 320 एडी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। इसका पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? जो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के जो बचपन का नाम था वो था कांच। कांच, ठीक है, अशोका दिव्य भी बोलते हैं। ठीक है, अशोका दिव्य भी जो है समुद्रगुप्त को बोलते हैं। इसने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब क्वेश्चन आएगा कि समुद्रगुप्त उत्तर भारत के कितने राज्यों को जीतकर अपने राज्य में लाया था? तो 9 राज्यों को जीतकर मिलाया था। ठीक है, जबकि दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 राज्य, ठीक है, उत्तर भारत के 9 राज्य को भी जीतकर मिलाया था, और दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त किसका बेटा था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। ठीक है, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने परम भागवत की उपाधि, ठीक है, इन्होंने समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और इसने विक्रमांक का उपाधि धारण किया था। ठीक है, और उसके बाद अश्वमेघ कर्ता की उपाधि, मतलब इतना सारा जो है उपाधि जो है समुद्रगुप्त ने धारण किया था। ठीक है, और इसको कविराज भी कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? कविराज। इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं।
अच्छा, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अब ये एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था, ठीक है। और संगीत प्रेमी था, ठीक है। संगीत और बीना बजाना उसको अच्छा लगता था। समुद्र अब क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त को क्या बजाना अच्छा लगता था, तो वीणा। कौन से वादक वो बजाते थे, ठीक है, तो बीना बजाते थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट चलते हैं, इसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है, ठीक है। इसके सिक्के पर क्या दिखाया गया है? बीना बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए दरबारी कवि जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। कौन था भाई? हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। समुद्रगुप्त का भी 2 पुत्र हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का एक पुत्र समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का भी 2 बेटा हुआ। बड़ा बेटा का नाम था रामगुप्त, छोटा बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। बड़ा बेटा का नाम था रामगुप्त और छोटा बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त, रामगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा का नाम था। यह अयोग्य था। क्या था? अयोग्य शासक था रामगुप्त। शक राजा रुद्र सिंह थ्री की अधीनता स्वीकार कर लिया था, ठीक है। अधीनता स्वीकार कर लिया था समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा जो रामगुप्त नाम है। इसकी पत्नी ध्रुवा, ध्रुवा देवी चंद्रगुप्त दू के साथ षड्यंत्र रच के रामगुप्त की हत्या करवा दिया। यानी कि इसे रामगुप्त की जो पत्नी थी वो अपने देवर के साथ मिलकर, देवर कौन है यहाँ पे? चंद्रगुप्त द्वितीय, देवर के साथ मिलकर के रामगुप्त को मरवा दिया, ठीक है। अभी आजकल के न्यूज में यही चल रहा है कि देवर के साथ मिलकर के जो है अपना पति को मरवा देता है और देवर भाभी शादी कर लेता है। तो वह यही खेल यहाँ पे चला है, ठीक है। इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? तो समुद्रगुप्त का छोटा बेटा है। इसने शकों का अंत किया, शकों का अंत किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इसे देवगुप्त नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शकारी की उपाधि, ठीक है, शकारी की उपाधि देवगुप्त नाम से भी जाना जाता है और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में चीनी बौद्ध एगो विद्वान आया था फाहियान, ठीक है, 399 एडी से लेकर 414 एडी के बीच में। और इसी के पुस्तक में फोयुकी, ठीक है, फाहियान ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी फोयुकी, ठीक है। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, ठीक है। संस्कृत के कितने विद्वान रहते थे? 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न बोलते थे। क्या बोलते थे? नवरत्न बोलते थे। अब ये 9 रत्नों के यहाँ पे नाम दिया हुआ है, 9 रत्नों के यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। कालिदास, पहला नाम है कालिदास, दूसरा नाम है धनवंतरी जो चिकित्सक था। अब ये भी पूछा जाता है कि धनवंतरी क्या था? चिकित्सक था, वास्तुकार था, ज्योतिषी था, लेखक था। तो धनवंतरी क्या था? चिकित्सक थे, ठीक है। शंकु, शंकु वास्तुकार है। छपनक, छपनक क्या है? ज्योतिष है। घटक पर वररुचि विद्वान था, ठीक है। वराह मिहिर क्या था? गणितज्ञ व खगोल विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद बेताल भट्ट, बेताल भट्ट क्या था? जादूगर। अमर सिंह क्या था? कोषाकार, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा नवरत्न वाला? 3-4 ऑप्शन देगा और उसमें से बोलेगा कौन इनमें से नवरत्न नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि कौन इनमें से नवरत्न है, ठीक है। तो आपको अगर ये 9 नाम याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। कालिदास के कुछ लेखक है यहाँ पे, कालिदास का जो उन्होंने कुछ लिखा है किताब, तो उसका नाम यहाँ पे दिया। कालिदास जो है रघुवंशम के लेखक हैं। कुमार संभवम कालिदास का है। मेघदूतम, ठीक है। फिर इसके बाद जो है विक्रमो वर्षीय है लेखक। फिर अब इसका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम है। फिर भारत का शेक्सपियर, ठीक है। कालिदास को क्या बोला जाता है? भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को, ठीक है।
भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। मालविका अग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब तो आपको नाम से याद हो जाता है। एक आप जो कुमार संभवम, ये सारे जो लेखक है वो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, दोनों इसी का नाम है, ठीक है। इसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया था? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किससे संबंधित है? तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कौन सी शाखा से संबंधित है, हीनयान शाखा से या महायान शाखा से, ठीक है। तो किससे संबंधित है जी? यहाँ पे लिखा हुआ महायान शाखा। कहाँ से? महायान शाखा से, ठीक है। और महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा, विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। 1198 में ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्या कर दिया भाई? ध्वस्त कर दिया, ठीक है। और जब उन्होंने ध्वस्त कर दिया, कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्र गुप्त की उपाधि धारण किया था। किसका? महेंद्र गुप्त का उपाधि धारण किया था। और मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त का नाम मिलता है, ठीक है। कुमारगुप्त का नाम मंदसौर अभिलेख में मिलता है। अब हम लोग करने वाले हैं जैसे स्कंदगुप्त, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण इसी के समय में हुआ था, ठीक है, हुनों का आक्रमण। और यह कौन से अभिलेख में पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है, ठीक है। लेकिन हुनों का आक्रमण क्या हो गया? विफल हो गया, ठीक है, विफल हो गया। इसने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया था। अभी इसी बार बीपीएससी के 71वें एग्जाम में पूछा गया था, सुदर्शन झील मिलान करने आया था, सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है, हम बता दे रहे हैं आपको। इसकी जानकारी जो है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। और इसकी जो जानकारी है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है। इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। कहा? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भानुगुप्त के बारे में अब लोग पढ़ने वाले। इसके एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख से क्या मिलता है? तो सती प्रथा की जानकारी मिलती है। विष्णुगुप्त इस वंश के अंतिम शासक था, ठीक है। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। गुप्त वंश के सभी शासकों के यहाँ पे नाम दिया गया है। एक बार आप रीड आउट कर लेंगे तो आपको जो है हमेशा याद रहेगा। पहला श्रीगुप्त, इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी था जो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, उसके बाद आया रामगुप्त, उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद आया कुमारगुप्त, ठीक है। उसके बाद आया स्कंदगुप्त, उसके बाद आया भानुगुप्त, इसके बाद आया विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक था। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश या फिर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक जो थे विष्णु उपासक था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण के सामंत थे। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल के जो लोग थे, जो राजा थे, कुषाण के सामंत थे, ठीक है। इस वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। गुप्त काल की जो जानकारी है कहाँ से मिलती है? तो वायु पुराण से मिलती है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या है? तो संस्कृत है। कौन सी भाषा है? तो संस्कृत है। नगरों में क्रमिक पतन हुआ। नगरों के क्रमिक पतन हुआ किस काल में? तो गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है कुछ है, गुप्त काल में कुछ जो मंदिर स्थापन हुआ था उस मंदिर का नाम है, ठीक है। 6 मंदिर है। एक तो विष्णु मंदिर, ठीक है। उसके बाद 2 शिव मंदिर हो गया। तो सबसे पहले हम शिव और पार्वती को अलग कर देते हैं। तो ये रहा 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3, 4 ये रहा शिव मंदिर और ये शिव मंदिर और ये रहा पहले अपना पार्वती मंदिर। तो 2 शिव मंदिर जो है और पार्वती मंदिर दोनों एमपी में, ये देखो भाई,
ठीक है, ये एमपी में, तीनों एमपी में है। और एमपी में विष्णु मंदिर भी है, ठीक है, विष्णु मंदिर भी कहाँ है, एमपी में है। तो आपको समझ में आ गया कि 6 में से 4 गो मंदिर एमपी में है और 2 गो मंदिर कहाँ है भाई, यूपी में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 मंदिर जो एमपी में है उसको पढ़ेंगे। विष्णु मंदिर एमपी के तिगवा में है, ठीक है, एमपी के तिगवा स्थान पर विष्णु मंदिर बनाया गया है। शिव मंदिर, और 2 शिव मंदिर है और एक पार्वती मंदिर है, दोनों एमपी में बनाया गया है। एक है भूमरा में, एक है कोह में, और पार्वती मंदिर है नयना, नयना पार्वती मंदिर है नयना। अब इसको याद कैसे रहना है, जैसे पार्वती जी का जो नयन होता है बहुत ही सुरीला होता है, बहुत ही अच्छा होता है, इस तरीके से याद कर लेना है। शिव मंदिर जो है भूमरा, तो शिव मंदिर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, शिव जी का जो है वेशभूषा होता है, वेशभूषा वो थोड़ा सा भूत टाइप का होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको यार, अरे जो विभूति लगाते हैं ना, विभूति शायद वो इस टाइप का, ठीक है। आप कुछ भी ट्रिक लगा के आप इसको याद कर सकते हो। विष्णु मंदिर जो है तिगवा, तिगवा से कुछ भी ट्रिक बना लेना है। अभी हम क्या बनाए ट्रिक, जैसे दशावतार मंदिर है, एक है देवगढ़ यूपी में, ठीक है, एक है लक्ष्मण मंदिर है भीतर गांव, ठीक है, भीतर गांव यूपी में, ठीक है। और जो भी यूपी के मंदिर है ना, वो सभी मंदिर नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। कौन से शैली में बनाया गया, नागर शैली में बनाया गया है। तो यूपी के दोनों मंदिर नागर शैली, लेकिन लक्ष्मण जो मंदिर है ईंटों द्वारा निर्मित है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा निर्मित है, तो ईंट के द्वारा निर्मित है। आगे चलते हैं, गुप्तकालीन साहित्य एवं लेखक। गुप्त काल में कुछ साहित्य हैं और उसके लेखक हैं, ठीक है। आर्यभट्ट जो है सूर्य का सिद्धांत दिया था, और यही सब एग्जाम में पूछता है, ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है, यही सब एग्जाम में पूछता है, वो हल्का फल्का नहीं पूछता एग्जाम में अब, ठीक है। तो जहाँ पे आपका मन नहीं लगता है ना, वही एग्जाम में पूछता है। तो बस अपना समझ लो भाई, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आ गया है, पढ़ना है तो तैयारी करना पड़ेगा, ना तो भैया भूल जाओ, कोई उपाय नहीं है। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत दिया था, ठीक है। पाई और 0 दशमलव का इसमें बताया गया है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस पूछता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन किसको बोलते हैं, भारत का न्यूटन बोलते हैं ब्रह्मगुप्त को, ठीक है। सबसे पहले आर्यभट्ट किसका सिद्धांत दिया था, तो सूर्य का सिद्धांत में पाई 0 दशमलव प्रणाली को बताया गया था। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवाद कौन सी पुस्तक है, तो पंचतंत्र है। पुस्तक बाइबिल, ठीक है, बाइबिल जो पुस्तक है वो पंचतंत्र का ही अनुवाद है, ठीक है। बाइबिल जो पुस्तक है वो पंचतंत्र का ही अनुवाद है, ये भी हमको आज पता चल रहा है। दूसरा सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवाद पुस्तक है पंचतंत्र, ठीक है। सॉरी भाई, यहाँ पर गलती हो गया एक, बाइबल और पंचतंत्र। बाइबल पुस्तक जो है सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित है, ठीक है। पंचतंत्र जो है दूसरा सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवाद पुस्तक है। पहला विदेशी भाषा में अनुवाद सबसे ज्यादा कौन सा पुस्तक है, तो बाइबिल है, और दूसरा है पंचतंत्र, ठीक है। यहाँ पे सही कर दिया आपको हम। ब्रह्मगुप्त जो है भारत का न्यूटन कहा जाता है। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, और ये पूछता है एग्जाम में। अजंता की गुफाएं का जो निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ था। अजंता के गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या, कितनी संख्या है भाई, 29 संख्या है, ठीक है। 16-17 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की है, ठीक है। 16-17 नंबर की गुफाएं किस काल की है, गुप्त काल की है। एलोरा की गुफा बौद्ध, जैन तथा हिंदू, ठीक है। एलोरा की गुफा बौद्ध, जैन एवं हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त काल में जो प्रशासन व्यवस्था था, देश, राज्य, जिला और गांव, किस तरीके से ये सारे संचालित होते थे, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त काल का, ठीक है। तो उस समय जो है देश को क्या बोलते थे, देश को राष्ट्र, ठीक है, और राष्ट्र को गोपना, ठीक है।
और देश के अंदर था राज्य, राज्य के अंदर में था जिला और ग्राम। जिला के अंदर क्या था जी? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था, ठीक है। ग्राम क्या था जी? ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। राष्ट्र को देखिए क्या था कि अभी जो है हम लोग का देश के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर जिला है और जिला के अंदर ग्राम है, ठीक है। लेकिन जो उस समय था राष्ट्र, राष्ट्र के अंदर जो है राज्य नहीं, उस समय प्रांत था। प्रांत को हम लोग उस समय क्या बोलते थे? भुक्ति बोलते थे, ठीक है। और उस समय जिला को विषय बोलते थे, जिला को विषय बोलते थे। और विषय को जो चलाता था उसका नाम था विषयपति। और प्रांत को जो चलाता था उसका नाम था भुक्तिपति, यानी भुक्ति राज्य को बोलते थे, ठीक है। और राज्य को जो चलाता था उसको बोलते हैं भुक्तिपति। ग्राम जो था, ग्राम को चलाने वाला को क्या बोलते थे? ग्रामिक बोलते थे, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है वो है भू राजस्व, ठीक है। साधारण पुलिसकर्मी को कहा जाता है चाट और भाट। चाट और भाट। पुलिसकर्मी को गुप्त काल में क्या बोलते थे? तो चाट भाट, ठीक है। प्रधान पुलिस, देखो ये साधारण पुलिस था और ये है प्रधान पुलिसकर्मी को उस समय क्या बोलते थे? दंड पाशिका, ठीक है। दंड पाशिका। हुन आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे, ठीक है। हुन आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति था, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने गुप्त वंश को पढ़ा। अब देख लीजिए आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज हम लोग गुप्त वंश को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। सो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।